हेलो फ्रेंड्स, एसडीएस लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर एस डी सूतरिया और हम बात करते हैं बीएससी एंड एमएससी केमिस्ट्री के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं एमएससी केमिस्ट्री में एमएससी सेमेस्टर 1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज का टॉपिक है क्राइटेरियन फॉर द एरोमेटिसिटी। ये टॉपिक हमें एग्ज़ाम में पूछाया जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं और उसमें से मैंने 2 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। उस क्वेश्चन के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन 1, डिफाइन द टर्म ऑफ एरोमेटिसिटी इन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ द 3 टाइप्स। विच 3 टाइप्स? फर्स्ट वन इज बॉन्ड लेंथ, सेकंड वन इज रेजोनेंस एनर्जी एंड थर्ड वन इज इंड्यूस रिंग करंट इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ये जो 3 टॉपिक्स हमें बताए हैं, इन 3 टॉपिक्स का हम आज पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो पूरा देखते रहिए। और भी वीडियो मैंने बनाए हैं, अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाट आर द डायट्रॉपिक एंड पैराट्रॉपिक मोलिक्यूल्स? हाउ यू विल डिस्टिंग्विश ऑन द बेसिस ऑफ एनएमआर। इसके बारे में भी हम आज बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोनों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्राइटेरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो जो क्राइटेरिया है वो 3 टाइप्स हमने अभी बताई, उन पे डिपेंडेड है। तो वैरायटी ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज हैव बीन यूज्ड एज अ क्राइटेरियन टू द डिटरमाइन ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द एरोमेटिक कैरेक्टर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो मेन रीजन है वो एरोमेटिसिटी फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है। तो द मेनली फिजिकल प्रॉपर्टीज यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द एरोमेटिक कैरेक्टर। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, जो बॉन्ड लेंथ है, वो क्राइटेरियन में बहुत ही काम आती है। एरोमेटिसिटी प्रेजेंस है या एब्सेंस है, ये नक्की करने के लिए। तो हम सबसे पहले बॉन्ड लेंथ के बारे में चर्चा करेंगे, फिर रेजोनेंस एनर्जी। तो जो भी एरोमेटिक कंपाउंड है उसमें रेजोनेंस अवेलेबल होता है, तो उस रेजोनेंस एनर्जी की वजह से जो चेंजेस आते हैं वो भी हम पता करेंगे एंड देन आफ्टर कंक्लूड करेंगे कि कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है। तो ये क्या होगा? क्राइटेरियन फॉर द एरोमेटिसिटी। एंड लास्ट थर्ड वन, इंड्यूस्ड रिंग करंट। ये जो भी है वो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आता है। तो इंड्यूस रिंग करंट के बारे में हम लास्ट में बात करेंगे, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। तो चलिए फर्स्ट नंबर है बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ क्या है? तो जो कार्बन कार्बन की जो बंध लंबाई होती है, जो उसको हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। कार्बन कार्बन, तो 2 कार्बन के बीच में जो भी बॉन्ड लेंथ है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन हो सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो सकता है, या फिर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हो सकता है। sp3, sp2 और sp कार्बन, ये सारे के जो कार्बन है, उस कार्बन के बारे में हमें बात करनी है। उनके बीच में कितनी कितनी बॉन्ड लेंथ है वो हम आज फाइंड आउट करेंगे। तो एक्सट्रीमली एक्सेल डिफ्रैक्शन मेथड, इट हैज बीन फाउंड दैट द एवरेज बॉन्ड लेंथ मींस कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन एरोमेटिक कंपाउंड इज नियरेस्ट 1.39 एंगस्ट्रॉम। तो हमने ये पता किया कि कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ है जो एरोमेटिक कंपाउंड होता है उसके अंदर कितनी होती है? 1.39 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। सम कंसिडरेबल बॉन्ड लेंथ, द वेरिएशन अकर्स इन दिस वैल्यू। कई बार क्या होता है, वो चेंज भी होता है एरोमेटिसिटी के अंदर, तो हमें वो भी पता होना चाहिए कितना चेंज आता है या कौन सा चेंज आता है। तो दिस वेरिएशन seems to be related to the bond orders of the variation occurs carbon carbon bonds। मीन्स जो भी हमने बात की कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, तो जो एरोमेटिसिटी के अंदर किस प्रकार से कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ अटैचमेंट है, उस हिसाब से उसकी बॉन्ड लेंथ का जो वैल्यूज है वो चेंज होती रहती है। एंड नॉट टू द सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स इन एनी वन क्लासिकल वैलेंस बॉन्ड स्ट्रक्चर। किसी भी बॉन्ड लेंथ में आप ये
पता कर सकते हैं। सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो या किसी भी बॉन्ड में आप ये पता कर सकते हैं। बॉन्ड लेंथ अल्टरेशन डज नॉट अकर इन द एरोमेटिक कंपाउंड। जो बॉन्ड लेंथ अल्टरेशन है वो उसके ऊपर इफेक्ट नहीं करता है। मीन्स एरोमेटिक कंपाउंड में बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम सेम होती है, तभी वो एरोमेटिक होता है, क्योंकि उसमें डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसलिए क्या होता है, वो नियरेस्ट सेम होती है, उसमें बहुत ज्यादा ऊपर नीचे या फिर आगे पीछे का जो बॉन्ड लेंथ का नंबर्स होता है, वैल्यूज होती है, वो नहीं होती है, वो नियरेस्ट होती है। मीन्स बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। Thus, the absence of bond length alteration provides strong support for the aromatic character. Means जो बॉन्ड लेंथ अल्टरेशन अगर नहीं है, मीन्स वेरिएशन बहुत ज्यादा नहीं है, मीन्स वो कंपाउंड एरोमेटिक है। आप यहां देख सकते हैं, thus the absence of bond length alteration, बॉन्ड लेंथ के जो नंबर्स ज्यादा या कम होते हैं, उस हिसाब से अगर ज्यादा या कम नंबर नहीं है, सेम है या नियरेस्ट है, तो आप कह सकते हैं कि प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर द एरोमेटिक कैरेक्टर इन दिस कंपाउंड। उस कंपाउंड जो है वो एरोमेटिसिटी दर्शाता है, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा बहुत बॉन्ड लेंथ देख लेते हैं। तो सबसे पहले sp3 कार्बन के बीच में बॉन्ड लेंथ होगी, वो नियरेस्ट 1.54 एंगस्ट्रॉम के आसपास होगी। sp3 कार्बन। sp2 कार्बन के बारे में बात करेंगे तो वो है 1.50 एंगस्ट्रॉम। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1.50 एंगस्ट्रॉम। sp कार्बन के बारे में बात करेंगे तो वो क्या होगा, 1.46 एंगस्ट्रॉम। तब देख ले कॉन्स्टेंटली लोएस्ट होता जा रहा है, कॉन्स्टेंटली लोएस्ट। sp3 सेम साइड, मींस एक कार्बन sp3 हम रखते हैं और जो दूसरा कार्बन है वो चेंज करते हैं। अगर sp3 के सामने sp3 कार्बन रख दे तो क्या होगा, 1.54 एंगस्ट्रॉम। sp3 कार्बन के साथ अगर sp2 कार्बन अटैचमेंट कर दे तो क्या होगा, उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, 1.50 एंगस्ट्रॉम। sp3 कार्बन के साथ sp कार्बन को अगर अटैच कर दे तो क्या होगा, थोड़ी और कम हो जाएगी, 1.46 एंगस्ट्रॉम। मींस जो बॉन्ड ऑर्डर है वो बॉन्ड लेंथ पे बहुत ही इंपॉर्टेंस है, बहुत ही इफेक्ट करता है बॉन्ड लेंथ। तो जो बॉन्ड नंबर होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, उस हिसाब से जो बॉन्ड लेंथ होती है वो डिक्रीज होती है। सिंगल बॉन्ड में सबसे ज्यादा होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंगल बॉन्ड में सबसे ज्यादा होती है, और जैसे भी आप डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की तरफ जाएंगे तो वो क्या हो जा, यस, वो बॉन्ड लेंथ कम होती जाएगी, घटती जाएगी, डिक्रीज होता जाएगा बॉन्ड लेंथ। sp2 कार्बन के बारे में बात करें तो 1.47 एंगस्ट्रॉम है। sp के बारे में बात करेंगे तो वो है 1.43 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पे आप देख सकते हैं sp2 हमने सेम रखा है, सामने हमने रखा है sp2 तो 1.47 बता रहा है, और sp2 निकाल के sp लगा दे तो क्या हो जाता है, 1.43। मीन्स लोएस्ट है, कॉन्स्टेंटली लोएस्ट। एंड लास्ट sp कार्बन अगर अटैचमेंट है तो उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या है, 1.37 एंगस्ट्रॉम। तो इस हिसाब से आप पता कर सकते हैं कि जो सिंगल बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा होती है, डबल बॉन्ड होता है उसकी थोड़ी कम होती है, और ट्रिपल बॉन्ड होता है उसकी और भी ज्यादा कम होती है। 1.54 से लेके 1.37 एंगस्ट्रॉम तक सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है। अगर हैलाइड्स कंपाउंड के बारे में बात करें तो अगर हाइड्रोजन अटैचमेंट है तो उसकी बॉन्ड लेंथ है 0.74 ओनली एंगस्ट्रॉम में। क्लोरीन की बात करें, क्लोराइड अगर अटैचमेंट है Cl2 तो 1.99 एंगस्ट्रॉम, पर हम इन दोनों को अटैच कर दे H एंड Cl, हाइड्रोजन क्लोराइड अगर बना दे HCl तो क्या होगा, तो 1.27 एंगस्ट्रॉम। तब देख सकते हैं 1.74 है, 1.99 है, तो ये लोएस्ट है, ये ज्यादा है। तो ये देखिए इन दोनों के बीच की आपको ये मिल रही है बॉन्ड लेंथ, क्योंकि अटैचमेंट जो होता है वो बॉन्ड लेंथ की वजह से होता है। आप देख सकते हैं हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ बहुत ही कम है, क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ बहुत ही ज्यादा है, तो ये कम है और ये ज्यादा है, तो दोनों के बीच में अटैचमेंट होगा तो वो इन दोनों के बीच का एक
बॉन्ड लेंथ आपको मिलेगा 1.27 एंगस्ट्रॉम इन HCl। बॉन्ड लेंथ जो होता है वो सम एरोमेटिक कंपाउंड्स आर गिवन बिलो। हमें यहाँ पे देखते हैं थोड़े बहुत कंपाउंड के स्ट्रक्चर, जो बॉन्ड लेंथ कितनी कितनी है वो हम देखने का ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है वो देख लेते हैं। कार्बन कार्बन 1.54 एंगस्ट्रॉम, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन 1.34 एंगस्ट्रॉम एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन 1.20 एंगस्ट्रॉम। ये जो डेटा है वो ऑनलाइन से मैंने लिया हुआ है, वो स्टैंडर्ड डेटा है। उस हिसाब से हमें एरोमेटिसिटी कंपेयर करनी है। और ये जो भी डेटा है वो एरोमेटिक कंपाउंड का नहीं है, ये नॉर्मल आल्केन का लिया हुआ है। सी सिंगल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, सिंपल आल्केन। क्लियर। पर अगर हम एरोमेटिसिटी की बात करें तो क्या चेंज आता है, तो सबसे पहले हम बेंजीन का एग्जांपल ले लेते हैं। तो बेंजीन यहाँ पे एक ड्रॉ किया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो सारे के सारे कार्बन जो है वो सिंक्रोनाइज है, सिमेट्रिकली अटैचमेंट है, सभी का जो बॉन्ड लेंथ है वो सेम है, बॉन्ड एंगल है वो भी सेम है। कार्बन कार्बन हो या कार्बन हाइड्रोजन हो, आप देख सकते हैं इक्वली डिवाइडेड है। मीन्स आप किसी भी एक कार्बन को ले लो तो उस हिसाब से उसका जो बॉन्ड लेंथ होगा या बॉन्ड नंबर होगा वो सेम आएगा। ठीक है। तो हम यहां देखते हैं ये कार्बन कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल है वो 120 एंगस्ट्रॉम है। उस हिसाब से सारे के सारे कार्बन उसी के अकॉर्डिंग हो गए। यहां पे एक रेड बॉन्ड मैंने बताया हुआ है, उस रेड बॉन्ड की अगर बॉन्ड लेंथ आइडेंटिफाई करें तो वो आती है 1.39 एंगस्ट्रॉम, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। पर एग्जैक्टली वो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है तो उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? यस 1.54 एंगस्ट्रॉम, पर यहां पे आते कितनी है 1.30 एंगस्ट्रॉम। अगर ये डबल बॉन्ड है तो उसकी कितनी आएगी 1.34 एंगस्ट्रॉम, पर वो भी नहीं है, वो भी मैच नहीं हो रहा है यहाँ पे। मीन्स 144 से कम है और 34 से ज्यादा है 1.39। मीन्स सिंगल बॉन्ड भी नहीं है, डबल बॉन्ड भी नहीं है, उन दोनों के बीच का बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे दिया हुआ है, बॉन्ड लेंथ। तो ये जो बॉन्ड लेंथ है वो उन दोनों के बीच का मैच होता है। मीन्स आप ये नहीं कह सकते कि बेंजीन के अंदर एक साथ सिंगल बॉन्ड हुआ या फिर एक साथ डबल बॉन्ड है। किसी भी कार्बन को आप इमेजिन नहीं कर सकते कि उसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है या फिर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है। आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है। ओके। ये येलो मैंने बॉन्ड बताया हुआ है, येलो बॉन्ड है कार्बन हाइड्रोजन 1.09 एंगस्ट्रॉम। इसी समझने के लिए है कि जितने भी कार्बन हाइड्रोजन अटैचमेंट है बेंजीन में उन सबका बॉन्ड लेंथ है वो 1.09 एंगस्ट्रॉम है। मीन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आई थिंक आपको पता चल रहा होगा। और जो सी ट्रिपल बॉन्ड सी है उसका 1.20 है। नेफ्थलीन की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1.42 कार्बन कार्बन, इस अटैचमेंट की जो बॉन्ड लेंथ है 1.42 है। इस कार्बन कार्बन की बारे में बात करें तो क्या है 1.359। तो मीन्स ये कार्बन और ये कार्बन उसके अंदर थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है? तो यहां पे जो ये 4 कार्बन है वो साइकिल के राइट साइड है, ये 4 कार्बन है वो लेफ्ट साइड है। तो राइट एंड लेफ्ट सिमेट्रिकली सेम होंगे, पर ये जो दो बीच के कार्बन है सेंटर में, ये कार्बन और ये कार्बन, ये जो सेंटर का जो कार्बन है वो सेम नहीं होगा, उसका अटैचमेंट थोड़ा सा चेंज होगा। तो क्या हो गया, उसकी जो बॉन्ड लेंथ थी थोड़ी ज्यादा हो गई है 1.42। यहाँ पर 1.54 है वो सी सिंगल बॉन्ड सी है एंड 1.34 है वो सी डबल बॉन्ड सी है। तो आप देख सकते हैं 1.35 नियरेस्ट 34। तो ये जो डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड दर्शाता है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए मे बी, पर उसमें भी क्या होता है सर्कुलेशन होता रहता है। तो ये जो है 1.42 मीन्स ये सिंगल बॉन्ड के नियरेस्ट है, मीन्स ये सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, पर फिर भी ये सर्कुलेशन है। कांस्टेंट पाई इलेक्ट्रॉन डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन इसमें भी अवेलेबल है, मीन्स ये कांस्टेंटली सर्कुलेट होते हैं। मीन्स वन टाइम आप नहीं कह सकते कि उसमें कौन से कार्बन डबल बॉन्ड है और कौन से कार्बन सिंगल बॉन्ड है। क्लियर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं नेफ्थलीन। आप देख सकते हैं यहाँ पे वही डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के बारे में बात है। 1.42 था वो यहाँ पर 1.43 हो गया है।
आपको पता चल रहा होगा आई थिंक, फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए बेंजीन में कितना है 1.39 कार्बन कार्बन 1.39, नेफ्थलीन में थोड़ा सा ज़्यादा हो गया 1.42, और आप देख सकते हैं यहाँ पे 1.43। मीन्स ये जो कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है, अटैचमेंट है दो कार्बन, मीन्स जो दो साइकिल्स है, लेफ्ट साइकिल और राइट साइकिल, जहां पे अटैचमेंट होती है उस अटैचमेंट पॉइंट पे उसकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। पर उसके अलावा अगर राइट साइड की बात करें तो वो थोड़ी सी कम रहती है 1.36 एंगस्ट्रॉम। बेंजीन में जो 1.39 था यहाँ पे 1.36 है, यहाँ पे 1.35 है। मीन्स ये थोड़ी सी कम है, ये थोड़ी सी ज़्यादा है। तो जो नैप्थलीन का जो स्ट्रक्चर है उस थोड़ा सा बड़ा होगा, इसीलिए उसकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा है। ये भी ज़्यादा है और ये भी ज़्यादा है। पर मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो अटैचमेंट है जो सेंट्रल कार्बन का, उसके नियरेस्ट बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, और जो उसके फारेस्ट मीन्स के दूर जा रहे जो कार्बन, जो बाहर के साइड के जो कार्बन है, उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी है, थोड़ी सी कम है। पर ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है, मीन्स उसमें भी सर्कुलेशन होता रहता है, इसीलिए आप एक समय पे नहीं कह सकते कि कौन सा कार्बन कितने बॉन्ड लेंथ में है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। पीरियड यहाँ पे दिया हुआ है, अब आप इजीली समझ सकते हैं 1.39, 1.39, 1.37। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ये जो भी कार्बन है वो कार्बन के साथ अटैचमेंट है। पर ये जो नियरेस्ट वाला नाइट्रोजन के सामने जो कार्बन है, उसकी जो नाइट्रोजन और कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है उसमें थोड़ा चेंज आता है 1.37। 1.39 जो है बेंजीन की है, मीन्स ये सारे के सारे बेंजीन को अप्रूव करते हैं, मीन्स के बेंजीन जैसे दर्शाते हैं। पर जब नाइट्रोजन की बात आती है तो उसका जो बॉन्ड लेंथ है कार्बन के साथ वो थोड़ा सा कम हो जाता है, 1.37 हो जाता है। मीन्स ये नाइट्रोजन अटैचमेंट होने से उसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है, आप ऐसा कह सकते हैं। एक एन्युलिन का स्ट्रक्चर है, उस एन्युलिन में आप देख सकते हैं C ट्रिपल बॉन्ड C अवेलेबल है, C ट्रिपल बॉन्ड C हमने यहाँ बताया वो C ट्रिपल बॉन्ड C कितना है 1.20। तो ये जो है 1.20 एंगस्ट्रॉम उसमें बताता है। ये 1.40 है, अभी हमने जो 39 था उसमें तो थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, क्योंकि स्ट्रक्चर बड़ा होगा तो उसका बॉन्ड लेंथ भी थोड़ा सा ज़्यादा होगा 1.40। एंड 1.395 वो भी हमने बेंजीन में देखा था 1.395। मीन्स ये जो एन्युलिन है वो एरोमेटिक हो सकता है या नहीं है वो हम नहीं कह सकते, उसके बारे में हमें जानना चाहिए। एन्युलिन एग्जैक्टली प्लेनर नहीं होते हैं मैक्सिमम, अगर प्लेनर है और ह्यूकेल्स रूल्स फॉलो करते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो एरोमेटिक कंपाउंड्स है। पिरिडीन है वो हमने पता किया था नेक्स्ट लेक्चर में, हमने जब भी बात की थी एरोमेटिसिटी के बारे में, हमने और भी वीडियो बनाए हुए हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। उसमें हमने पूरा डिटेल्स में चर्चा की है कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है और कौन सा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है और कौन का कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, तो आप उसमें जाके भी देख सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से हम बॉन्ड लेंथ के बारे में बात कर सकते हैं। और बॉन्ड लेंथ जो है वो चेंज होती है एरोमेटिक कंपाउंड में, पर नियरेस्ट होती है, उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। अब 1.40 आप देख सकते हैं यहाँ पे 1.40 एंड 1.395 मीन्स नियरेस्ट 1.40। अब यहाँ देख सकते 1.39 1.37 नियरेस्ट सेम है, उसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। आप देख सकते 1.4 1.3 एंड 1.2 इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। ये 1.3 1.3 1.3 1.39 मीन्स नियरेस्ट 1.4 इक्वल। एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है वो बॉन्ड लेंथ सेम होती है। क्लियर है? चलिए आगे का टॉपिक की बात कर रहे हैं। आगे का टॉपिक है क्राइटेरियन में रेजोनेंस एनर्जी। और रेजोनेंस एनर्जी जो होती है वो एरोमेटिक कंपाउंड में ज़्यादा होती है, और जो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, उसमें रेजोनेंस एनर्जी थोड़ी सी कम रहती है। क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, द हाईली delocalized energy in this case of aromaticity of the planar cyclic system means जो ह्यूकेल्स रूल का पालन करते हैं, प्लेनर है, उसमें मैक्सिमम रेजोनेंस एनर्जी अवेलेबल होती है। इट इज ऑल्सो फाउंड स्मॉल डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द प्लेनरिटी कैन
accommodated without the destruction of the aromaticity। अगर उसमें से थोड़ा बहुत भी चेंज होता है तो एरोमेटिसिटी में चेंज होता है। अगर प्लेनरिटी जो होती है, प्लेन कंपाउंड होता है, उस प्लेन में से अगर कोई भी जो फंक्शनल ग्रुप होता है या फिर रेडिकल होता है वो उसमें से बाहर निकलता है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, उस साइकिल में से बाहर निकलता है, तो उसके बारे में आप पता कर सकते हैं कि वो प्लेनर नहीं है। अगर प्लेनर नहीं है तो वो एरोमेटिसिटी नहीं दर्शाता है, ठीक है, वो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं कहा जाएगा। तो एरोमेटिक कंपाउंड के लिए क्या होना चाहिए, वो कंपाउंड कंप्लीटली साइक्लिक और प्लेनर होना चाहिए। Molecular overcrowding in non-benzoyl hydrocarbons and related compounds can be certainly prevent aromaticity। तो जो ओवरक्राउडिंग जो होता है उसके हिसाब से भी ये जो एरोमेटिसिटी है उसके ऊपर इफेक्ट कर पड़ती है। तो रेजोनेंस एनर्जी है उसमें से हम पता कर सकते हैं कि कौन कौन से कार्बन एक साथ रिलेटेड है और कौन कौन से कार्बन जो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन एक साथ एक दूसरे के पास शेयर करते हैं, उस हिसाब से हम पता कर सकते हैं। 10 एलिन के बारे में बात करें या 14 एनिलीन के बारे में बात करें तो एक्सपेक्टेड टू द एरोमेटिक ऑन द बेसिस ऑफ द ह्यूकेल्स रूल। तो वो क्या कहते हैं कि एरोमेटिसिटी अगर है तो हमें ह्यूकेल्स रूल्स उसमें फॉलो होते हैं या नहीं होते हैं वो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर वो प्लेनर है तभी शक्य है, तभी पॉसिबल है, पर ओवरक्राउडिंग दे आर नॉट एरोमेटिक। जिसके भी अंदर ओवरक्राउडिंग हो रहा है, ज़्यादा कार्बन है या फिर ज़्यादा जो नंबर्स बॉन्ड लेंथ है या फिर ज़्यादा जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है या फिर प्लेन के बाहर जा रहा है, तो ये सभी अगर मैच हो रहा है तो उसके बारे में हम बात करेंगे, वो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं हो सकता है। ओवरक्राउडिंग दे आर नॉट एरोमेटिक कंपाउंड। ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन होंगे तो ओवरक्राउडिंग हो जाएगा, और ओवरक्राउडिंग हो जाएगा तो फिर एरोमेटिसिटी में बहुत दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि जो डीलोकलाइजेशन एनर्जी होती है वो साइक्लिक कंपाउंड में ज़्यादा होती है और एनिलीन मैक्सिमम साइक्लिक नहीं होते हैं। इन मस्ट बी कैलकुलेटेड देयरफॉर दैट प्लेनरिटी इज नॉट एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर द एरोमेटिसिटी। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्लेनरिटी जो होती है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है, इज नॉट एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर द एरोमेटिसिटी। आपको और भी बातें पता होनी चाहिए फॉर द ह्यूकेल्स रूल। बट द मोलिक्यूल्स और आयन मस्ट बी सफिशिएंटली नियर प्लेनर टू अलाउ द पाई इलेक्ट्रॉन्स टू द ऑक्यूपाई बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स इन क्लोज्ड शेल। हमने अभी बात की थी कि जो भी डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको एक दूसरे के में शिफ्ट होना पड़ता है। जो बेंजीन होता है कार्बन से कार्बन इजीली शिफ्ट हो जाता है क्योंकि वो प्लेनर कंपाउंड है। पर अगर थोड़ा बहुत भी उसमें चेंज है पर फिर भी सफिशिएंटली नियर प्लेनर टू अलाउ द पाई इलेक्ट्रॉन्स, एक दूसरे के साथ पाई इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रहा है, कार्बन टू कार्बन पाई इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रहा है, उसका मतलब क्या हुआ कि वो एरोमेटिसिटी दर्शाता है। अगर ऐसा है तो उसको हम कहेंगे एरोमेटिक कंपाउंड। अगर पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर नहीं हो रहे हैं तब जाके आप कह सकते हैं वो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। क्लियर? मींस जो नियरेस्ट ऑर्बिटल्स होती है उसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होते हैं। इन अदर वर्ड्स हम दूसरे में इस तरह से कह सकते हैं, द पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द साइक्लिक कॉन्जुगेट सिस्टम शुड बी डीलोकलाइज्ड। उसके इलेक्ट्रॉन एक साथ शेयरिंग होने चाहिए, डीलोकलाइज होने चाहिए इन पाई बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स सो दैट द रेजोनेंस एनर्जी शुड बी हाई। अगर डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स है और पाई बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स के अंदर है और वो एक साथ शेयरिंग कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो आप कह सकते हैं कि वो कंपाउंड एरोमेटिक है। दैट मीन्स रेजोनेंस एनर्जी शुड बी हाई। उसके अंदर रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा है, मीन्स वो एरोमेटिक कंपाउंड है। तो इस तरह से हम रेजोनेंस एनर्जी के बारे में बात कर सकते हैं। ओके, ये वीडियो यहाँ पे रखते हैं। जो एनएमआर का जो वीडियो है वो हम आगे के वीडियो में बनाएंगे। थर्ड जो टॉपिक है इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, तो आप ये चैनल देखते रहिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये वीडियो जरूर आएगा। नेक्स्ट वीडियो है हमारा इंड्यूस रेइंग करंट इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तब तक के लिए थैंक यू।